चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला कोशिकांग है हमारा लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम। इसकी खोज जो है क्रिश्चियन डे डवे ने 1958 में की थी। ये दोस्तों छोटे थैले की आकार की संरचना होती है और दोस्तों ये एंजाइमों से भरे होते हैं तथा ये विभिन्न पदार्थों का पाचन करते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये जो है लाइसोसोम जो है स्वतः ही फट जाते हैं और अपनी ही कोशिका को दोस्तों खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपनी ही कोशिका का पाचन कर जाते हैं। तो इसीलिए इन्हें जो है लाइसोसोम को जो है हम आत्महत्या का थैला कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अपनी ही कोशिका को मार देते हैं, इसीलिए इसे हम आत्महत्या का थैला यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंग है दोस्तों। इसकी खोज जो है जर्मन वैज्ञानिक रिचर्ड अल्टमैन ने 1886 में की थी और दोस्तों वेंडा ने सर्वप्रथम 1897 में इसका नामकरण किया। यानी वेंडा ने ही सर्वप्रथम इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम से पुकारा। दोस्तों यह जो है बाहर से सपाट तथा अंदर से अंगुलियों की तरह अनेक उभार बने होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें जो अनेक उभार बने होते हैं अंगुलियों की तरीके से, चित्र में आप देख पा रहे होंगे, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और दोस्तों जो क्रिस्टी की सतह पर ये तमाम छोटे छोटे कण लगे हैं इन्हें दोस्तों हम ऑक्सीसोम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, और माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली घर या ऊर्जा हाउस भी कहते हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट कोशिकांग देखते हैं तारक काय यानी सेंट्रोसोम। दोस्तों सर्वप्रथम इसके बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जी हाँ, पादप कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। दोस्तों इसकी खोज जो है थियोडोर हेनरिक बोवेरी ने 1888 में की थी। यह केंद्रक के पास पाया जाता है। यह जंतु कोशिकाओं के विभाजन में मदद करता है। क्योंकि दोस्तों यह जो है सेंट्रोसोम का जो कार्य है कोशिका विभाजन में यह मदद करता है। इसीलिए दोस्तों हमारे शरीर में यह सबसे ज़्यादा लीवर में पाया जाता है। इसीलिए लीवर अगर क्षतिग्रस्त भी हो जाता है तो अपने आप को रिकवर कर सकता है क्योंकि वह सेंट्रोसोम की अधिकता होती है और मस्तिष्क में कोई कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो इसका वहाँ कोई काम नहीं होता है। इसीलिए सेंट्रोसोम जो है मस्तिष्क की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम रसधानी या रिक्तिका। दोस्तों रसधानी जो है जंतु कोशिकाओं में छोटी तथा पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है। यह दोस्तों एक अर्धपारगम झिल्ली से घिरी रहती है जिसे रिक्तिका झिल्ली या टोनोप्लास्ट कहते हैं। दोस्तों अर्धपारगम का हम अर्थ समझ ही चुके, यानी चयनित पदार्थों को ही अंदर और चयनित पदार्थों को ही बाहर करे वो अर्धपारगम झिल्ली होती है। दोस्तों रिक्तिका के अंदर भरे तरल पदार्थ को रिक्तिका रस कहते हैं और दोस्तों रिक्तिकाओं में अनेक कोशिका उपयोगी पदार्थ पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों रिक्तिका को कोशिका का भंडार गृह भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोशिका के अंदर तमाम खनिज लवण भंडारित रहते हैं कोशिकाओं के कार्य करने के लिए, तो इसीलिए इसे हम भंडार गृह भी कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम लवक यानी प्लास्टिड्स। दोस्तों लवक जो है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में यह नहीं पाए जाते हैं। और दोस्तों यह जो है 3 प्रकार के होते हैं, यानी हरित लवक और अवर्डी लवक और वर्डी लवक। सबसे पहले देखते हैं हम हरित लवक क्या होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट। दोस्तों यह जो है हरे रंग के होते हैं और यह क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। पौधों के पत्तियों तथा तनों में यह पाए जाते हैं और दोस्तों यह जो है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न कराते हैं। इसीलिए दोस्तों हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ही पौधे को ऊर्जा मिलती है और दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो मदद करता है वो हरित लवक होता है। इसीलिए हरित लवक को हम पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अवर्डी लवक को यानी ल्यूकोप्लास्ट को। दोस्तों ल्यूकोप्लास्ट जो है रंगहीन होते हैं, यानी इनमें
रंग नहीं पाए जाते हैं। ये दोस्तों पौधों की जड़ों में तथा भूमिगत तनों में पाए जाते हैं, यानी उन भागों में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। और दोस्तों अगला है हमारा वर्डी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों वर्डी लवक जो हैं रंगहीन होते हैं, यानी यह जो है पौधों के फूलों, फलों और बीजों में पाए जाते हैं। ये पौधों के इन भागों को रंग प्रदान करते हैं। अब दोस्तों कोशिका का एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण अंग डिस्कस करने वाले हैं, केंद्रक। केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। दोस्तों केंद्रक जो है, केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन। अभी आपने रॉबर्ट हुक पढ़ा था जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। दोस्तों केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इस झिल्ली पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे केंद्रक द्रव व कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता रहता है। और दोस्तों केंद्रक में महीन धागों जैसी जो है संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम क्रोमेटिन जल का कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्रोमेटिन जल का। क्रोमेटिन जो है डीएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है। दोस्तों डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। दोस्तों जो ये क्रोमेटिन जल का है, ये कोशिका के विभाजन के समय कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और मोटी हो जाती है। इसे ही यानी जो इसका परिवर्तित रूप है, इसे ही हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। दोस्तों गुणसूत्र के बारे में और ये डीएनए के बारे में जब हम आनुवंशिकी चैप्टर पढ़ेंगे तब वहाँ इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। यहाँ हम इसके बारे में इतना ही डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों एक अंग और होता है जो अभी केंद्रक में एक छोटा सा काला कलर का जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम केंद्रका। केंद्रका जो है ये कई कोशिकाओं में एक से अधिक भी होती है और कई कोशिकाओं में यह पाई भी नहीं जाती है। दोस्तों इसमें जो है आरएनए का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रका में आरएनए का निर्माण होता है, इसीलिए केंद्रका को आरएनए की उत्पादन की मशीन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरएनए की उत्पादन की मशीन हम केंद्रका को ही कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक हमने लगभग सभी कोशिकाओं को पढ़ा, उनके बारे में जाना, क्या उनके कार्य होते हैं उनको भी जाना, उनकी खोज किसने की थी उसको भी जाना, और दोस्तों उसका उपनाम क्या होता है उन सब के बारे में हमने जाना। अब दोस्तों कोशिका के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो दोस्तों एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। दोस्तों इसकी जो कोशिका है सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका की, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका जो है ये सबसे लंबी होती है। अगर हम दोस्तों यहाँ अपने शरीर की बात करें, यानी हम मानवों में कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है और कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है, तो देखिए दोस्तों मानव की सबसे छोटी कोशिका जो है पुरुष के स्पर्म में पाई जाती है, और मनुष्य की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो महिला के अंडाशय में पाई जाती है। दोस्तों अगर हम लंबी की बात करें कि मानव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो वह तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और दोस्तों यह तंत्रिका तंत्र की कोशिका ओवरऑल भी सबसे लंबी होती है, जो कि हम ऊपर भी डिस्कस किए थे। दोस्तों ये पॉइंट जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो इन्हें आप याद रख सकते हैं। अब हम दोस्तों देखते हैं कुछ चीज़ों को जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं, उन्हें हम कुछ को एक नज़र में देखना चाहते हैं। जैसे हमने तमाम कोशिकांग डिस्कस किए, उन कोशिकांगों के जो खोजकर्ता हैं उन्हें हम एक नज़र में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका, यानी कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। दोस्तों याद कीजिए जो अभी हमने पहले पढ़ा वही यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर दोस्तों पहली बार जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया था? लीवेनहॉक ने। जी हाँ दोस्तों, और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। ये जर्मन के दो वैज्ञानिक थे। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जीव द्रव्य की खोज की, यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज की, तो वो दोस्तों डुजार्डेन ने की थी। और जीव द्रव्य का जो नामकरण है वो पुरकिंजे ने किया था। और इसे दोस्तों जीवन का भौतिक आधार किसने बताया था? जूलियस हक्सले ने।
जी हाँ दोस्तों, ये जीव द्रव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेट ने। जी हाँ, इसीलिए इसे पैलेट कण भी कहते हैं। और दोस्तों जो हमारा सेंट्रोसोम था, तारक काय था, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है थियोडोर हेनरिक बोवेरी ने की थी। और लाइसोसोम को क्रिश्चियन डे डवे ने खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया को रिचर्ड अल्टमैन ने खोजा था। और केंद्रक को रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन। और केंद्रिका को फेलिक फोंटाना ने 1774 में खोजा था। और क्रेमेंटेन को दोस्तों फ्लेमिंग ने 1880 में खोजा था। दोस्तों जी हाँ, ये जो हमने कोशिकाओं के प्रमुख खोजकर्ताओं को एक नज़र में देखा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें अच्छे से याद भी कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दोस्तों अब हम एक नज़र में एक चीज़ और देखना चाहते हैं। जो अभी हमने कोशिकांग पढ़े हैं, उनके कुछ उपनाम भी देखे हैं, उन्हें भी हम एक नज़र में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अंतःप्रद्रवी जल का जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका क्या उपनाम था? इसे हम कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोशिका का स्केलेटन सिस्टम होता है। और राइबोसोम को क्या नाम दिया था दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। और अब आते हैं गोल्जी कॉय यानी गोल्जी बॉडी। इसका दोस्तों क्या काम था? किसी पदार्थ को बाहर भेजना है, किसे अंदर लाना है, किसे कहाँ पहुंचाना है, तो इसका काम जो था यातायात प्रबंधक का काम था, इसीलिए इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। अब देखते हैं लाइसोसोम। जी हाँ दोस्तों, लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या का थैला। इसका क्या काम था? जब दोस्तों कोशिका कोई क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये स्वतः ही फट जाता है और पूरी कोशिका का भक्षण कर लेता है, इसीलिए इसे आत्महत्या का थैला कहते हैं। फिर आती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों इसमें क्या होता था? ऊर्जा का उत्पादन होता था, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, यानी बिजली घर भी कहते हैं। फिर आती है दोस्तों रिक्तिका या रसधानी। दोस्तों इसमें क्या है? तमाम खनिज लवण भरे रहते हैं, इसीलिए इसे भंडार गृह कहते हैं, कोशिका का भंडार गृह। और अब आता है केंद्रक। केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। और केंद्रक के अंदर दोस्तों पाई जाने वाली जो संरचना है, यानी केंद्रिका, केंद्रिका को हम आरएनए की उत्पादन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसमें आरएनए का निर्माण होता है। दोस्तों एक अंक और रह गया, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। चूंकि हरित लवक जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, इसीलिए हरित लवक को पादप कोशिकाओं का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस क्रिया में भाग लेता है। दोस्तों यहाँ तक हमने कोशिका टॉपिक से लगभग जितने भी बिंदु परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते थे, वो हमने डिस्कस किए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और दोस्तों आगे जो कोशिका विभाजन पर आने वाली वीडियो है, उसे भी अवश्य देखें। जब तक दोस्तों उस वीडियो को आप नहीं देखेंगे, ये कोशिका चैप्टर अधूरा माना जाएगा। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।